माई सेल्फ पीसी पांडे, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़। आपको ज्ञात है कि टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी के द्वारा कॉन्टिन्यू ऑनलाइन क्लासेस जारी की जा रही हैं, जिसमें हमारे प्रबुद्ध, अनुभवी एवं कुशल शिक्षकों के द्वारा शिक्षण कार्य जारी किया जा रहा है। आप हमारे वीडियोज को नियमित रूप से देखें, इसे शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको विभव मापी के अनुप्रयोग के बारे में बताएंगे। विभव मापी के कई अनुप्रयोग हैं, जिसमें पहला अनुप्रयोग प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो विभव मापी की सहायता से किसी प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम इसका परिपथ चित्र निम्नांकित प्रकार से बनाते हैं। इसमें विभव मापी तार AB जो 10 मीटर लंबा तार है, दो संयोजक पेचों के बीच कसा गया है। हम जानते हैं कि विभव मापी में दो परिपथ होते हैं, एक प्राथमिक परिपथ, दूसरा द्वितीयक परिपथ। तो इसके प्राथमिक परिपथ में एक ज्ञात विद्युत वाहक बल के सेल को जोड़ते हैं। इस ज्ञात विद्युत वाहक बल के सेल के धन सिरे को विभव मापी के ए सिरे से जोड़ते हैं तथा इसके ऋण सिरे को कुंजी एवं धारा नियंत्रक से होते हुए विभव मापी के बी सिरे से जोड़ देते हैं। तो इस तरह प्राथमिक परिपथ का निर्माण होता है। तो विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में सेल, कुंजी और धारा नियंत्रक ये तार AB के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसे विभव मापी के द्वितीयक परिपथ में जोड़ते हैं। इसमें सेल के धन सिरे को विभव मापी के ए सिरे से जोड़ते हैं तथा इसके ऋण सिरे को धारामापी से होते हुए विसर्पी कुंजी से जोड़ते हैं और इस सेल के इलेक्ट्रोडों से एक रेजिस्टेंस बॉक्स RV तथा कुंजी K2 को जोड़ते हैं। इस रेजिस्टेंस बॉक्स का उच्च विभव सिरा इस सेल के धन सिरे जोड़ते हैं तथा इसका निम्न विभव सिरा कुंजी K2 से होते हुए सेल के ऋण इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं। तो इस सेल के इलेक्ट्रोडों से एक रेजिस्टेंस बॉक्स और कुंजी K2 को जोड़ दिया जाता है। धारामापी के दूसरे सिरे से विसर्पी कुंजी जोड़ते हैं। विसर्पी कुंजी को इस विभव मापी तार पर स्पर्श कराते हैं और इसमें विक्षेप की स्थिति देखते हैं। सर्वप्रथम इस कुंजी K2 को खुला रखते हैं और कुंजी K1 को बंद करते हैं। तो इस प्राथमिक सेल द्वारा प्राथमिक परिपथ में जुड़े सेल EP के द्वारा विभव मापी तार में धारा प्रवाहित होती है। कुंजी K2 को खुला रखकर
विसर्पी कुंजी को इस विभवमापी तार पर स्पर्श कराते हैं और स्पर्श कराते हुए इस धारामापी में विक्षेप की स्थिति देखते हैं। तो ये देखते हैं कि इसमें विक्षेप दाईं बाईं ओर आता है। अब विसर्पी कुंजी को इस विभवमापी तार पर स्पर्श कराते हुए ऐसी स्थिति ले आते हैं, वो स्थिति ज्ञात करते हैं जब धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाता है। जिस बिंदु पर विक्षेप शून्य आता है उसे हम शून्य विक्षेप बिंदु मानते हैं और बिंदु ए से इस शून्य विक्षेप बिंदु के बीच की लंबाई ज्ञात करते हैं। यह लंबाई द्वितीय परिपथ में जुड़े सेल के विद्युत वाहक बल के लिए संतुलित लंबाई होती है। तो इसमें प्राथमिक परिपथ में मीटर सेट की सहायता से मीटर सेतु की विभवमापी की सहायता से विभवमापी की सहायता से किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए परिपथ चित्र निम्नांकित प्रकार से बनाते हैं। परिपथ चित्र निम्नांकित प्रकार से बनाते हैं। निम्नांकित प्रकार से बनाते हैं। इसमें प्राथमिक परिपथ में सेल कुंजी व धारा नियंत्रक को विभवमापी तार के साथ श्रेणी क्रम में सूचित करते हैं। इसके प्राथमिक परिपथ में सेल कुंजी सेल ईपी कुंजी K1 तथा धारा नियंत्रक RH को तार AB के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, उसे द्वितीय परिपथ में सूचित करते हैं। उसके धन सिरे को ए सिरे से तथा ऋण सिरे को
धारामापी से होते हुए विसर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं। विसर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं। सेल के इलेक्ट्रोडों से एक रेजिस्टेंस बॉक्स, एक आरबी तथा कुंजी K2 को जोड़ देते हैं तथा कुंजी K2 को जोड़ते हैं। तो इस तरह से इसके परिपथ की ये संरचना हो जाती है। AB विभवमापी तार है जिसकी लंबाई 10 मीटर है। यह दो बिंदुओं के बीच संयोजित किया गया है। इसके प्राथमिक परिपथ में ज्ञात विद्युत वाहक बल का सेल जोड़ा गया है। इस ज्ञात विद्युत वाहक बल के सेल के धन सिरे को विभवमापी के सिरे से और इसके ऋण सिरे को कुंजी K1 और धारा नियंत्रक से होते हुए B सिरे से जोड़ दिया जाता है। यह प्राथमिक परिपथ होता है। जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उसके धन सिरे को उसे द्वितीयक परिपथ में जोड़ते हैं तथा इसके धन सिरे को विभवमापी के सिरे से एवं इसके ऋण सिरे को धारामापी से होते हुए विसर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं। इस सेल के इलेक्ट्रोडों को एक रेजिस्टेंस बॉक्स और कुंजी K2 से जोड़ देते हैं। ये इसकी संरचना होती है। अब इसकी कार्यप्रणाली के बारे में बताते हैं। तो ये तो हो गई इसकी रचना। अब हम इसके कार्यप्रणाली के बारे में बताते हैं। कार्य प्रणाली, इसका वर्किंग फंक्शन। सर्वप्रथम कुंजी K2 को खुला रखते हैं तथा कुंजी K1 को बंद करके विभवमापी को संतुलित करते हैं। वो स्थिति आते हैं जब धारामापी में विक्षेप शून्य रहता है। तो विसर्पी कुंजी को विभवमापी तार पर स्पर्श कराने से यदि L1 लंबाई पर विक्षेप का मान शून्य हो जाता है, सर्वप्रथम कुंजी K2 को खुला रखकर कुंजी K2 को खुला रखकर K1 को बंद करते हैं। कुंजी K1 को बंद करते हैं तथा विसर्पी कुंजी की सहायता से तथा विसर्पी कुंजी को तार AB पर स्पर्श कराकर शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। अर्थात वो स्थिति ज्ञात करते हैं जिस पर धारामापी भी विक्षेप मान शून्य आता है। यदि संतुलित लंबाई L1 प्राप्त हो, यदि संतुलित लंबाई L1 प्राप्त हो तथा विभवमापी की विभव प्रवणता X हो, तो विभवमापी के सिद्धांत से हम यह जानते हैं, विभवमापी के सिद्धांत से यह जानते हैं कि द्वितीयक परिपथ में जुड़े सेल का विद्युत वाहक बल संतुलित लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर होता है। तो इस L1 लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर का मान द्वितीयक परिपथ में जुड़े सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। अब L1 लंबाई पर विभवांतर का मान ज्ञात करते हैं। हम यह जानते हैं कि विभव प्रवणता विभवमापी तार के एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर का मान होता है, जिसे X से दर्शाया जाता है।
यदि एकांक लंबाई पर विभवांतर x है तो L1 लंबाई पर विभवांतर का मान XL होगा, XL1 होगा। तो इस तरह विभवमापी के सिद्धांत से विभवमापी के सिद्धांत से तो विभवमापी के सिद्धांत से शेल का विद्युत वाहक बल E इज इक्वल, क्योंकि विभवमापी सिद्धांत से जानते हैं कि संतुलित लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर का मान इस शेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो E इक्वल टू XL1, जहां X विभव प्रवणता है अर्थात विभवमापी तार के एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर का मान, यह समीकरण 1 होता है। अब पुनः कुंजी K2 को बंद करते हैं। इस RB से R ओम का प्रतिरोध निकालते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स RB से R ओम का प्रतिरोध निकालते हैं तथा कुंजी K2 को बंद करते हैं। तो इस RB से धारा प्रवाहित होती है। यदि धारा का मान I हो तो इस I धारा के प्रवाहित होने से इस प्रतिरोध R के सिरे पर विभवांतर उत्पन्न होता है जिसका मान V लेते हैं। अब इस विभवांतर V के लिए ये बाह्य प्रतिरोध R के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर है और यही सेल की टर्मिनल बोलता होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी सेल की टर्मिनल बोलता उसके इलेक्ट्रोडों से जुड़े बाह्य प्रतिरोध के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर होता है। तो इस सेल की टर्मिनल बोलता का मान इसके टर्मिनल से जुड़े इस बाह्य प्रतिरोध R पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर होगा। दोबारा RB से R ओम का प्रतिरोध निकालते हैं एवं कुंजी K2 को बंद करके विभवमापी को दोबारा संतुलित करते हैं। विभवमापी को संतुलित करते हैं। अगर दोबारा संतुलित लंबाई L2 प्राप्त होती है तो इस L2 लंबाई पर अगर रेजिस्टेंस बॉक्स से R ओम का प्रतिरोध निकालते हैं, कुंजी K2 को बंद करते हैं और पुनः इसको संतुलित करते हैं तो उस दशा में संतुलित लंबाई L2 प्राप्त होती है। तो विभवमापी के सिद्धांत से इस L2 लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर का मान इस प्रतिरोध R के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर अर्थात सेल की टर्मिनल की बोलता के बराबर होती है, क्योंकि कुंजी K2 के खुले होने पर सेल खुले परिपथ होता है, लेकिन कुंजी K2 के बंद होने पर यह सेल बंद परिपथ होता है। अतः बंद परिपथ में इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर सेल की टर्मिनल बोलता के बराबर होती है। इसलिए यह संतुलित लंबाई यदि संतुलित लंबाई L2 हो तो विभवमापी के सिद्धांत से विभवमापी के सिद्धांत से L2 लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर का मान सेल की टर्मिनल बोलता के बराबर होता है। सेल की टर्मिनल बोलता V इज इक्वल XL2 होता है। अब हम अगर इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r लें, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध
यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर हो तो टर्मिनल बोलता एवं विद्युत वाहक बल के संबंध से तो सेल की टर्मिनल बोलता V इक्वल टू E माइनस आई आर या आई आर इज इक्वल ई माइनस बी या आर इज इक्वल ई माइनस बी बाई आई। किंतु उनके नियम से हम जानते हैं कि V इक्वल टू इस प्रतिरोध भाग से R1 प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। यदि इसमें प्रवाहित धारा I तथा इसका मान R है तो इस R के सिरे रूप में विभवांतर V इक्वल टू आई आर होगा या I इक्वल टू V बाई R। तो R इज इक्वल E माइनस V बाई R। अब इस R को ऊपर ले जाते हैं या R इज इक्वल E माइनस V बाई V इंटू R होता है। R ऊपर ले जाएंगे तो E माइनस V बाई V इंटू R, यह समीकरण 3 के रूप में प्राप्त होता है। अब समीकरण 1 व 2 से मान 3 रखते हैं तो समीकरण 1 व 2 से मान 3 में रखने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध R इज इक्वल XL1 माइनस XL2 बाई XL2 इंटू R होता है। या इसे हम लिख सकते हैं, इन दोनों में से X कॉमन लेते हैं तो R इज इक्वल X इंटू L1 माइनस L2 बाई X इंटू R प्राप्त होता है, जिसमें X से X कैंसिल होता है। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान R इज इक्वल L1 माइनस L2 बाई L2 इंटू R प्राप्त होता है। यह समीकरण 4 सेल के आंतरिक प्रतिरोध को दर्शाता है। तो इस समीकरण 4 की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है, जिसमें L1 कुंजी K2 के खुले होने पर विभव मापी तार पर संतुलित लंबाई है, L2 कुंजी K2 के बंद होने पर विभव मापी तार पर संतुलित लंबाई है तथा R इस RB से निकाला गया प्रतिरोध है, जहां L1 K2 के खुले होने पर विभव मापी तार पर संतुलित लंबाई तथा L2 कुंजी K2 के बंद होने पर संतुलित लंबाई है। तथा R कैपिटल R RB से निकाला गया प्रतिरोध का मान है। RB में प्रयुक्त प्रतिरोध का मान। तो इस तरह से L1 L2 और R का मान ज्ञात करके प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इसी क्रम में अब हम विभव मापी के दूसरे अनुप्रयोग को बताते हैं। विभव मापी की सहायता से
दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स comparison of electromotive force of two cells। विभवमापी की सहायता से दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने के लिए इसके प्राथमिक परिपथ को निम्न प्रकार से बनाते हैं। इसमें प्राथमिक परिपथ को पहले की तरह बनाते हैं, अर्थात इसके प्राथमिक परिपथ में ज्ञात विद्युत वाहक बल के सेल के धन सिरे को विभवमापी के सिरे से तथा इसके ऋण सिरे को कुंजी के व धारा नियंत्रक से होते हुए विभवमापी के सिरे बी से जोड़ देते हैं। जिन सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करनी होती है उनके धन सिरों को विभवमापी के ए सिरे से तथा इनके ऋण सिरों को एक द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 3 से जोड़ देते हैं। द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 2 से धारामापी को जोड़कर इसके दूसरे सिरे को विसर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं। तो इसके प्राथमिक परिपथ को विभवमापी की सहायता से दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने के लिए इसके प्राथमिक परिपथ को ज्यों का त्यों बनाते हैं तथा जिन सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करनी होती है उन्हें द्वितीय परिपथ में जोड़ते हैं और इनके धन सिरों को विभवमापी के सिरे से जोड़ते हैं तथा इन सेलों के ऋण सिरों को द्विमार्गी के कुंजी के टर्मिनल 1 और 3 से जोड़ते हैं, अर्थात पहले सेल के ऋण सिरे को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से तथा दूसरे सेल E2 के ऋण सिरे को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से जोड़ते हैं और द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 2 से धारामापी को जोड़कर विसर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं। दो सेलों के विद्युत वाहक बल तुलना करने के लिए इसमें प्राथमिक परिपथ को
प्राथमिक परिपथ को यथावत बनाते हैं, यथावत बनाते हैं। जिन सेलों के विद्युत वाहकों की तुलना करनी होती है, जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी होती है, उनके धन सिरों को विभव मापी के ए सिरे से जोड़ते हैं, विभव मापी के ए सिरे से जोड़ते हैं तथा इनके ऋण सिरों को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनलों 1 व 3 से जोड़ते हैं, अर्थात पहले सेल के ऋण सिरे को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से तथा दूसरे सेल के ऋण सिरे को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 30 जोड़ते हैं। टर्मिनल 2 से धारामापी को जोड़कर इसके दूसरे सिरे को जो कि जे से जोड़ देते हैं, इसे विसर्पी कुंजी कहते हैं। इस विसर्पी कुंजी जे से जोड़ देते हैं। सर्वप्रथम डॉट कुंजी को टर्मिनल 1 और 2 के बीच लगाकर विभव मापी को संतुलित करते हैं। ये इसकी रचना हो गई। अब इसकी कार्यप्रणाली भी बताते हैं। सर्वप्रथम डॉट कुंजी को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के बीच लगाकर विभव मापी को संतुलित करते हैं। विभव मापी को संतुलित करते हैं। यह संतुलित लंबाई L1 प्राप्त होती है, अर्थात L1 लंबाई पर विसर्पी कुंजी को स्पर्श कराने से धारामापी विक्षेप शून्य जाता है। यदि संतुलित लंबाई L1 प्राप्त हो तो विभव मापी के सिद्धांत से हमें जानते हैं विभव मापी सिद्धांत के अनुसार इस संतुलित लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर का मान इस द्वितीय परिपथ में जुड़े सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो इस प्रथम सेल के लिए संतुलित लंबाई, प्रथम सेल E1 को प्रयुक्त करने पर संतुलित लंबाई L1 प्राप्त है। तो
E1 इज इक्वल एक्स L1 होगा। इसी प्रकार डॉट पूंजी को 2 और 3 के बीच लगाकर पुनः इसे साबित करते हैं। अब डॉट कुंजी को टर्मिनल 2 और 3 के बीच लगाकर विभव मापी को संतुलित करते हैं। विभव मापी को संतुलित करते हैं यह संतुलित लंबाई L2 प्राप्त हो। दोबारा इसको संतुलित करने पर यदि संतुलित लंबाई का मान L2 प्राप्त होता है, अर्थात L2 लंबाई पर धारामापी में विक्षेप शून्य जाता है। यदि संतुलित लंबाई L2 प्राप्त हो तो विभव मापी के सिद्धांत से दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 इक्वल एक्स L2 होगा। अर्थात दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 का मान इस L2 लंबाई पर विभवांतर के बराबर होगा। और हमें जानते हैं, विभव प्रवणता के अनुसार हमें जानते हैं कि विभव मापी तार के एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर कोई विभव प्रवणता कहते हैं, इसे x से दर्शाते हैं। तो यदि इसके एकांक लंबाई पर विभवांतर x है तो L2 लंबाई पर विभवांतर मान x L2 होगा। अब समीकरण 1 में 2 से भाग करने पर E1 by E2 इज इक्वल एक्स L1 by एक्स L2, यहाँ x कैंसिल जाता है, या E1 by E2 इज इक्वल L1 by L2 प्राप्त होता है। यह समीकरण 3 प्राप्त होता है। इस समीकरण 3 की सहायता से दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर लेते हैं। इसमें E1 प्रथम सेल का विद्युत वाहक बल है, L1 प्रथम सेल E1 के लिए विभव मापी तार पर संतुलित लंबाई है, E2 दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल है तथा L2 दूसरे सेल E2 के लिए विभव मापी तार पर संतुलित लंबाई है। तो इस तरह दोनों सेल के लिए संतुलित लंबाई L1 L2 ज्ञात करके इनके विद्युत वाहक बलों की तुलना कर लेते हैं। तो आज हम यहीं पे विराम लेते हैं। थैंक यू।